चलिए शुरू करते हैं। क्लास 12th का हिस्ट्री है ये, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 यात्रियों के नजरिए और पार्ट 1 हुआ। कौन सा होगा? पार्ट 1, जिसमें हमेशा इंट्रोडक्शन और कीवर्ड होता है। कीवर्ड ऐसे शब्द होते हैं जिसको आपको जानना बहुत जरूरी होता है। अगर आप इन शब्दों को जानते हैं तो चीजें काफी आसान हो जाती है और जब पढ़ते हैं तो काफी ईजी होती है। एंड मूवी देखने से पहले हम ट्रेलर देखते हैं, ठीक इसी प्रकार हमको ये चैप्टर से पढ़ने से पहले हमें कुछ ओवरव्यू देखना पड़ता है। देखिए ऑनलाइन क्लास में केवल हम लिमिटेड चीजें समझा सकते हैं। लिमिटेड का मतलब है बिल्कुल कम चीजें समझा सकते हैं, समझ में आए, क्योंकि वीडियो लंबा होता है, आप भी नहीं देखते और हम लोग तो पढ़ा भी नहीं सकते। क्योंकि जब ऑफलाइन क्लास होता है उसमें क्या होता है, हम चीजों पर डिस्कशन करते हैं, एक दूसरे की राय जानते हैं, भाई तेरे हिसाब से क्या मतलब है, इस प्रकार की बातें होती है। लेकिन चलिए शुरू करते हैं। कुछ वर्ड मैंने इंपोर्टेंट लिख रखा है, अगर इससे कोई अलग वर्ड आपको लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन करिए, डेफिनेटली मैं समझाऊंगा उसको, ठीक है। पहला वर्ड मैंने लिख रखा पुरोहित। पुरोहित कौन होता है? जो किसी भी धर्म का पूजा पाठ कराता है या ज्ञानी व्यक्ति होता है उसको हम पुरोहित कहते हैं, यानी पंडित कहते हैं। जैसे हिंदू धर्म में इसको ब्राह्मण कहते हैं, उसी पुरोहित। पुरोहित का मतलब जो पूजा पाठ कराए, यानी जो कर्म कांड कराए किसी भी धर्म का, उसे हम क्या कहते हैं? पुरोहित कहते हैं। जैसे हिंदू धर्म में उसे हम पंडित कहते हैं या फिर ब्राह्मण कहते हैं। इस्लाम यानी मुस्लिम में क्या कहते हैं? उसको मुल्ला कहते हैं, काजी कहते हैं, ठीक है, इन सबको कहते हैं, ठीक है। जैसे क्रिश्चियन में उसको फादर कहते हैं। फिर आता है वृतांत। वृतांत का मतलब होता है डायरी। क्या है? डायरी। जब आप किसी चीज के बारे में लिखते हो, क्या है? आपका यात्रा वृतांत होता है, ठीक है। वृतांत किसी भी चीज के बारे में हो सकता है। वृतांत मतलब आप कहीं गए घूमने, उसके बारे में लिखा हो, क्या बन जाता है? आपका वृतांत बन जाता है। डायरी को हिंदी इसको बोलते हैं। फिर आता है दैनिक गतिविधि। दैनिक गतिविधि का मतलब होता है रोज की गतिविधि। देखते हैं ना, दैनिक जागरण, एग्जाम आता है ना, क्या बोलते हैं, अखबार आता है, दैनिक जागरण। दैनिक का मतलब रोज, गतिविधि मतलब काम, यानी रोज के काम को क्या बोलते हैं? दैनिक गतिविधि बोलते हैं। दैनिक जागरण आप समझ, ठीक है। दैनिक भास्कर। दैनिक का मतलब रोज, भास्कर का मतलब सूरज, यानी रोज का सूरज है ना, तो इसलिए ऐसे ही बहुत सारे आप शब्द बना सकते हैं और होते भी हैं। अगला वर्ड है कीमिया। कीमिया का मतलब होता है केमिस्ट्री। क्या है? केमिस्ट्री। जो केमिस्ट्री वर्ड आया है ना, ये कहाँ से आया? नील नदी से इसकी उत्पत्ति हुई है। वहां की जो मिट्टी था वहां से बहुत सारे एलिमेंट्स पाए गए, उसी के आधार पर इसको कीमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कीमिया से वर्ड आया। क्या है? इंग्लिश में केमिस्ट्री है, बोलते हैं ना, केमिस्ट्री है ना। तो केमिस्ट्री वर्ड कहाँ से आया? कीमिया वर्ड से। कीमिया का मतलब क्या है? केमिस्ट्री है। मुद्रण का मतलब क्या होता है? मुद्रण यहाँ मुद्रा पैसा वाला नहीं है, मुद्रण का मतलब है यहाँ पर प्रिंटिंग। क्या है? प्रिंटिंग है। प्रिंटिंग प्रेस होता है ना, छपाई। छपाई को क्या बोलते हैं? मुद्रण बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये किताब क्या है? एक मुद्रण हुआ, यानी प्रिंटिंग हुई है। जैसे ये क्या है? मुद्रण है, ये भी इसका प्रिंटिंग हुआ है। बहुत सारे पेपर होते हैं, सब क्या होते हैं? मुद्रण होते हैं। किताबों का क्या होता है? मुद्रण होता है। लेकिन जो डिजिटल गैजेट है, यानी मोबाइल फोन है, उसमें मुद्रण होता है नहीं, वो डिजिटली होता है ना, जिसका प्रिंट निकल जाए, प्रिंट आउट जिसका हो जाए, वो क्या है? आपका मुद्रण है। फिर आता है अनुवाद। अनुवाद बहुत आसान होता है। अनुवाद का मतलब है ट्रांसलेशन करना। जैसे हिंदी और भोजपुरी का, हिंदी में क्या बोलते हैं? कैसे हो? भोजपुरी में का हलवा, ठीक है। ये सब क्या है? अनुवाद है। वैसे ही इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हाउ आर यू बोलते हैं, ठीक है। बंगाली में क्या बोलते हैं पता नहीं, है ना। लेकिन गुजराती में क्या बोलते हैं? केम छो। क्या बोलते हैं? केम छो, ठीक है। तो अनुवाद का मतलब होता है किसी चीज को बदलना, किसी चीज को बदलना। भाषा को जब एक भाषा से दूसरे भाषा में उसका परिवर्तन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? अनुवाद कहते हैं। फिर आता है वर्ण व्यवस्था। हिंदू धर्म में जाति है और वर्ण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था, ठीक है। ये दोनों क्या है? हिंदू धर्म में काफी इंपॉर्टेंट निभाते हैं। पहले वर्ण व्यवस्था आया, फिर उसी वर्ण व्यवस्था से कौन सी व्यवस्था आई? जाति व्यवस्था आई। एक मिनट, ठीक है। तो हमें क्या बताता? हाँ, वर्ण व्यवस्था। देखिए वर्ण व्यवस्था की जो उत्पत्ति हुई ना, ये ऋग्वेद में हुई। कहाँ से हुई? ऋग्वेद के 10वें मंडल। जैसे चैप्टर होते हैं ना, वैसे ही ऋग्वेद के जो 10वां चैप्टर था ना, इसको बोलते थे मंडल। क्या बोलते थे? मंडल। वहां से इसकी उत्पत्ति होती है, ठीक है। एक महापुरुष की कल्पना की गई है। महापुरुष मतलब उसको ब्राह्मण मान लीजिए। ये क्या है? ये इस प्रकार का इंसान है। इंसान ऐसे बनता है ना, फोटोकॉपी वाला, ठीक है। जो ब्राह्मण हुए हैं वो भगवान विष्णु है, यानी जो महापुरुष है उसके सिर से हुए हैं। ब्राह्मणों की उत्पत्ति सिर से हुई है। जो क्षत्रिय थे उनकी भुजा से हुई है। किससे हुई है? भुजा से। किसकी? क्षत्रियों की। अब बताता हूँ क्या कैसे कहानी इसका। क्षत्रिय से। जो वैश्य हैं उनके उदर से हुआ है, मतलब पेट और जांघे के बीच से हुआ है, ठीक है। इसको बोलते हैं वैश्य। सब लिखना जरूरी नहीं है। वैश्य। जो पैर से जिसकी उत्पत्ति है उसको बोलते हैं शूद्र। क्या बोलते हैं? शूद्र। देखिए जो ब्राह्मण है ना, इसका काम क्या था? पढ़ना, पढ़ाना, दान लेना, दक्षिणा लेना, पुरोहित का काम करना ब्राह्मण का था। जो क्षत्रिय था इसका काम था राज्य की सुरक्षा करना, राजपाट करना, ठीक है। और जो वैश्य था इसका था बिजनेस करना, ठीक है। और जो शूद्र था इन तीनों की सेवा करना इनका काम था। इसको ही बोला गया वर्ण व्यवस्था। तो वर्ण व्यवस्था में कितने वर्ण थे? तो 4 वर्ण। पहले का नाम ब्राह्मण, दूसरे का नाम क्षत्रिय, तीसरे का नाम वैश्य, चौथे का नाम शूद्र। ब्राह्मण का काम क्या है? पूजा पाठ कराना, दान दक्षिणा लेना, ठीक है, पढ़ना लिखना, ये सब काम था। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ना, तो मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरा ऑक्यूपेशन क्या है?
पढ़ाना, तो मैं क्या बन जाऊंगा, ब्राह्मण। अगर मान लो मैं आर्मी में चला जाता हूँ तो मेरा ऑक्यूपेशन क्या हो जाएगा, क्षत्रिय, ठीक है, क्योंकि मैं आपको सुरक्षा दे रहा हूँ। और मान लो कि मैं किसी पॉलिटिशियन में मुखिया बन जाता हूँ या जिला परिषद बन जाता हूँ, तो मेरा काम क्या हो जाएगा, मैं क्षत्रिय हो जाऊंगा, क्योंकि मैं राज कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मान लो मैं ट्रेड करता हूँ, बिजनेस करता हूँ, दुकान खोल लेता हूँ, है ना, तो क्या बन जाऊंगा, मैं वैश्य बन जाऊंगा। लेकिन मान लो म्यूनिसिपैलिटी में मेरी ड्यूटी लग जाती है, झाड़ू पोछा लगाता हूँ, तो क्या बन जाऊंगा, मैं शूद्र बन जाऊंगा। तो इस प्रकार एक कॉन्सेप्ट थी, जो वर्ण व्यवस्था है ना, इस आधार पे था, आपके काम के हिसाब से आपका वर्ण तय होता था, ठीक है। लेकिन इसी से ना कास्ट निकल के आया, क्या निकल के आया, कास्ट वर्ड निकल के आया, ठीक है। इन ब्राह्मणों से अलग जाति जो थी ना, उनसे कास्ट बनेगी। जब आपस में मेल हो गई, काफी समस्या हुआ, तो नई नई जातियां आने लगी, उसको हम जाति व्यवस्था बोलते हैं। वर्ण से की उत्पत्ति ऋग्वेद से हुई, ठीक है, और इसी वर्ण से आगे जाति व्यवस्था बना। जाति व्यवस्था है ना, जन्म पे आधारित है, लेकिन जो वर्ण व्यवस्था है ये किस पे है, कर्म पे। आप जैसा करोगे वैसा आपका वर्ण होगा, ठीक है, यानी समय के हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हो। लेकिन जाति जो होती है ना, कभी जाति ही नहीं है, समझ आ गया। हाँ, फिर आता है निर्दयी। निर्दयी का मतलब होता है किसी के अंदर दया नहीं होना, किसी के अंदर दया नहीं होना, उसको क्या बोलते हैं, निर्दयी बोलते हैं। जैसे कि सपोज करिए, कई बार हम लोग मर्डर की घटना सुनते हैं, रेप की घटना, तो रेप की घटना ऐसे सुनते हैं कि उस नाबालिका का या बालिका का रेप किया, फिर उसका मर्डर कर दिया, क्या है, निर्दयी, जिसके अंदर कोई दया ही ना हो, जिसको हीनियस क्राइम कहते हैं, जिसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती है, उसको बोलते हैं निर्दयी, जिसके अंदर किसी भी चीज के दया भाव ना हो। फिर आता है उपमहाद्वीप। क्या है, उप महाद्वीप। तो पहले महाद्वीप समझ लेते हैं क्या होता है, फिर तभी तो समझेंगे कि देखिए हिंदी के अंदर एक चीज होता है, अगर किसी के अंदर आगे उप लग जाए, ठीक है, किसी भी शब्द के आगे उप लग जाए, इसका मतलब होता है छोटा। क्या होता है, छोटा। जैसे कि आपका प्रिंसिपल होता है, सॉरी हिंदी में प्रिंसिपल क्या बोलते हैं, प्रधानाचार्य बोलते हैं ना, प्रधानाचार्य बोलते हैं, ठीक है। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मतलब जो छोटा वाइस प्रिंसिपल को उप प्रधानाचार्य कहते हैं। फिर कप्तान होता है, फिर बोलते हैं उप कप्तान, ठीक है, यानी उप का मतलब छोटा कप्तान। क्या है, छोटा कप्तान। तो पहले वर्ड आता है महाद्वीप। महाद्वीप, महाद्वीप क्या होता है, महाद्वीप भूमि का वह टुकड़ा होता है, वह बड़े टुकड़े होते हैं जो किसी जल द्वारा अलग होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, महाद्वीप कहते हैं। अगर मैं इसी वर्ड के आगे महाद्वीप के आगे उप लगा दूं तो क्या होगा, ये भी किसी न किसी चीज से, पानी से, पहाड़ से अलग तो होंगे, लेकिन ये उप महाद्वीप से छोटे होंगे। इसके किस संदर्भ में प्रयोग करते हैं, तो भारतीय उप महाद्वीप लिखते हैं। क्या लिखते हैं, भारतीय उप महाद्वीप। जब भारतीय उप महाद्वीप बोलते हैं ना, तो केवल हम भारत की बात नहीं करते हैं, इसमें अपना पाकिस्तान भी आ जाता है, आपका श्रीलंका भी आता है, इसमें भूटान भी आता है, नेपाल भी आता है, बांग्लादेश भी आता है, मालदीव भी आता है, कई जगह लिखा है मालदीव भी आता है, ठीक है, पाकिस्तान भी आता है, अफगानिस्तान भी आता है। इसको बोलते हैं भारतीय उप महाद्वीप। जब हम प्राचीन भारत पढ़ते हैं या मध्यकालीन पढ़ते हैं, तो उस समय भारत ऐसे नहीं था कि बिल्कुल छोटा सा नहीं था, भारत बहुत बड़ा था, अखंड भारत था, बहुत बड़ा भारत था। उसको हम भारतीय उप महाद्वीप कहते हैं, क्योंकि महाद्वीप से थोड़ा सा छोटा है, लेकिन महाद्वीप जैसा ही दिखता है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, भारतीय उप महाद्वीप। तो आप जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं या मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ते हैं, उसमें आप क्या पढ़ते हैं, भारतीय उप महाद्वीप पढ़ते हैं, लेकिन भारत के इतिहास नहीं पढ़ते। पूरे जो हमारे पड़ोसी देश हैं वो भी भारत का हिस्सा ही हुआ करते थे, ठीक है। अब वो सब श्रीलंका हिस्सा नहीं था, श्रीलंका डायरेक्ट अभी हिस्सा नहीं रहा है भारत का, लेकिन जो श्रीलंका का जो राजा था ना, वो भारत को टैक्स देता था। एक चोल साम्राज्य में राजा हुआ, उसका नाम था राज प्रथम। वो बंदा टैक्स लेता था, किससे, श्रीलंका से। वो वहां के राजा डर के मारे टैक्स भी देते थे, उन्हें बहुत मारता था चोल का जो राजा था, ठीक है, समझ में आ गया। फिर आता है विध्वंस। विध्वंस का मतलब होता है तबाही। क्या है, तबाही। विध्वंस मींस किसी को तबाह कर देना, बर्बाद कर देना, ठीक है। जैसे कि अभी रसिया ने किसको बर्बाद कर दिया है, यूक्रेन को। क्या है, विध्वंस होता है। यानी विध्वंस का मतलब होता है किसी चीज को बर्बाद जब करते हैं तो उसको बोलते हैं विध्वंस हो जाना, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर देना, ठीक है। अगला है सराय। क्या है, सराय। आपने सफर किया होगा लंबा, मान लेते हैं यहाँ ए और बी की डिस्टेंस ना 1000 किलोमीटर है। कितना है, 1000। अब तो साइकिल से जाओ, बस से जाओ, ट्रेन से जाओ, अब सीधे तो जाओगे नहीं। तो पुराने जमाने में क्या था कि लोग पैदल जाते थे, घोड़ा गाड़ी से जाते थे, तो 1000 जाने में बहुत ज्यादा समय, 1000 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करने में बहुत ज्यादा समय लगेगा। तब क्या कहते थे, मान लो कि एक बंदा एक दिन में कितना चलेगा, 50 किलोमीटर चलेगा, तो हर 50 किलोमीटर में ना एक रहने की जगह बना देते थे, उसको बोलते थे सराय। क्या बोलते थे, सराय, ठीक है। आजकल इसको इंग्लिश में बोलते हैं इन। क्या बोलते हैं, इन। आपने बहुत सारे, अगर दिल्ली में रहते हैं तो बहुत सारे होटलों के बाहर देखा होगा, जैसे मान लो कोई होटल है, कोई लाल है ना, लाल इन लिखा होगा, ठीक है। जैसे मान लो कोई होटल है यात्री, है ना, होटल का नाम रख दें यात्री इन, ठीक है। अब यही चीजें यूरोप में भी था। क्या था, यूरोप में। तो आपने होटल नाम सुन लिया। अब होटल की जगह पे जो रोडों के किनारे होटल होते हैं ना, उनको होटल नहीं कहते। जो रोडवे के आसपास होटल होते हैं, जैसे मान लीजिए हाईवे एनएच है, ये क्या है, एनएच मतलब नेशनल हाईवे, इसके आसपास जो होटल रहेंगे ना, उसको होटल नहीं कहते, उसको बोलते हैं मोटल। क्या बोलते हैं,
मोटल। इसका मतलब होता है वे होटल जो हाईवे के आसपास हो उसे मोटल कहते हैं। उसी मोटल को क्या बोलते हैं उर्दू में, या फारसी वर्ड है, शायद फारसी वर्ड है या उर्दू मुझे नहीं पता, हालांकि इसको बोलते हैं सराय। क्या बोलते हैं? सराय। क्या बोलते हैं? सराय। फिर आता है आलोचनात्मक। आलोचनात्मक बहुत मस्त वर्ड है, किसी की आलोचना करना, निंदा करना, और उसमें ऐसे निंदा करना और अपनी बात को ऊंचा दिखाना। जैसे मान लीजिए एक तरफ मोदी है, ठीक है, दूसरे तरफ हम किसको ले लेते हैं? अवैसी को ले लें, अवैसी को ले लेते हैं, ठीक है, अवैसी। जो मान लो बीजेपी का जो बंदा होगा ना, वो क्या करेगा? अवैसी का आलोचना करेगा और ये दिखाने का प्रयास करेगा कि अवैसी गलत है। क्या है? अवैसी गलत है, प्रूफ करने की कोशिश करेगा, उसको बोलते हैं आलोचनात्मक। जो अवैसी का बंदा होगा, यानी जो एम का बंदा होगा, वो क्या करेगा? मोदी को नीचा दिखाने की कोशिश करेगा और ओवैसी को ऊपर। तो इसके हिसाब से मोदी क्या होगा? गलत प्रूफ होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं आलोचनात्मक, यानी किसी चीज की आलोचना करना, निंदा करना, उसको नीचे दिखाना, ठीक है। तो इसमें जो फ्रांसवा वर्नियर था उसने आलोचनात्मक दृष्टिकोण को अपनाया, हमेशा यूरोप को क्या करता था? भारत से बेहतर दिखाता था, बोलता था कि भारत है जो भारतीय उपमहाद्वीप है बहुत कमजोर है, ठीक है, और जो हमारे यूरोप है काफी अच्छा था। ये सबसे गद्दार मतलब यात्री था, है ना, जिस थाली में खाता था ना मुगलों की, उसी में छेद करता था। बेचारा मुगलों को ना अंग्रेजी नहीं आते थे, उन्हें इसको तो बहुत मार मारते हैं ना, इतना गलत गलत लिखता था इंडिया के बारे में। फिर आता है राजकीय। राजकीय का मतलब सरकारी, राजकीय मीन्स सरकारी। आपका जो स्कूल है ना, लिखा होगा ना राजकीय सर्वोदय बाल विद्यालय, राजकीय कन्या विद्यालय, राजकीय फलाना विद्यालय, ढिमकाना विद्यालय, है ना। तो राजकीय का मतलब होता है सरकारी, जो सरकार का हो, क्या है? राजकीय है। बोलते हैं ना राजकीय संपत्ति, सरकारी संपत्ति को राजकीय संपत्ति भी कहते हैं। जो देश की संपत्ति हो उसको हम राजकीय संपत्ति कहते हैं। फिर आता है निवेश। निवेश का मतलब होता है कि भविष्य में लाभ के उद्देश्य से जब कहीं पैसा लगाते हैं तो आपका निवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? निवेश कहलाता है। जैसे कि आप भविष्य में अच्छे बनने के चक्कर में पढ़ाई कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पर टाइम का निवेश कर रहे हैं, ठीक है। जब निवेश करने का ही आशय होता है कि हम भविष्य में क्या करेंगे? इससे प्रॉफिट कमाएंगे, ठीक है, तो निवेश कहलाता है। अगला वर्ड आता है अल्पसंख्यक। क्या है? अल्पसंख्यक। ये दो वर्ड है, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक। ये समझना बहुत जरूरी है, पॉलिटिक्स में भी काम आता है, ठीक है, हर जगह काम आता है, ठीक है। पॉलिटिक्स में क्या रोज ही अपने चलता है, अल्पसंख्यक मुसलमान है, बहुसंख्यक हिंदू उसके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, सबके शब्द आप सुनते रहते हैं, पेपर में आता रहता है, न्यूज़पेपर में आता रहता है, टीवी में आता रहता है। देखिए अल्पसंख्यक वर्सेस बहुसंख्यक। अल्प का मतलब होता है कम। क्या होता है? कम। संख्यक मीन्स नंबर, जिसकी संख्या कम हो क्या है? वो अल्पसंख्यक है। बहु मीन्स होता है ज्यादा। क्या आता है? ज्यादा। संख्यक मीन्स नंबर वही, ठीक है, जिनकी संख्या ज्यादा हो क्या है? बहुसंख्यक है। तो अल्पसंख्यक का मतलब होता है तुलनात्मक रूप से जिसकी संख्या कम हो वो क्या होगा? अल्पसंख्यक होगा, ठीक है। और जिसकी संख्या ज्यादा होगी उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे बहुसंख्यक, ठीक है, ठीक है। तो अल्पसंख्यक जिसकी संख्या कम हो, तुलनात्मक रूप से। देखिए किस किस आधार पर हो सकता है? ये लिंग के आधार पर हो सकता है, यानी लड़की मतलब मेल और फीमेल के आधार पर हो सकता है, ठीक है। ये धर्म के आधार पर हो सकता है, हिंदू वर्सेस मुस्लिम के आधार पर हो सकता है। ये भाषा के आधार पर हो सकता है, हिंदी वर्सेस इंग्लिश। जैसे मान लीजिए आपके क्लास में 30 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं भाई? 30 बच्चे, उसमें से 20 इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है, और 10 हिंदी बोलते हैं। तो अल्पसंख्यक कौन हुआ? हिंदी वाला। बहुसंख्यक इंग्लिश वाला, जिसकी संख्या ज्यादा हो। लेकिन शब्द लगाना तुलनात्मक रूप से। अब किसी चीज से जब तुलना करोगे तभी तो पता लगेगा बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है। जैसे मैं बोलूँ ये बड़ा है कि छोटा है, अब बता नहीं पाओगे ये बड़ा है कि छोटा है, क्योंकि इसे हम तुलना ही नहीं कर रहे हैं, किसी से तुलना नहीं कर सकते। जैसे अगर मैंने ये ढक्कन रखा है इसके सामने, अब कहोगे भाई जो मार्कर है तुलनात्मक रूप से बड़ा है, किससे? एक कैप से बड़ा है। तो बहुसंख्यक कौन हुआ? मतलब बड़ा कौन हुआ? ये मार्कर हुए। और अल्पसंख्यक मतलब छोटा कौन हुआ? ये वाला डिब्बी हुआ। समझ में आ गया? फिर आता है निरंकुशवाद। निरंकुशवाद का मतलब होता है जब किसी के ऊपर कोई सीमा ना हो, बाउंड्री ना हो, कुछ भी बोले, ठीक है, उसको बोलते क्या है? निरंकुशवाद बोलते हैं। जिसपे किसी प्रकार का कंट्रोल ना हो वो क्या है? निरंकुश होते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? आ गया होगा, ठीक है। निरंकुश जिसपे किसी प्रकार का सीमा ना हो वो क्या है? निरंकुश है। जैसे हमारे मास्टर जो धोते रहते हैं ना, निरंकुश हो जाते हैं पीटते पीटते, ठीक है। फिर आता है उपनिवेशवाद। देखिए हिंदी के अंदर कहीं पर भी वाद लग जाता है ना, एक विचारधारा बन जाती है। अगर वाद लग जाए तो क्या हो जाता है? एक विचारधारा बन जाती है। क्या बन जाती है? विचारधारा। जैसे इस्लामवाद है ना, हिंदुइज्म बोलते हैं ना, हिंदुत्ववाद बोलते हैं ना, साम्राज्यवाद, ठीक है। तो क्या बन जाती है? एक प्रकार का विशेष विचारधारा जब बन जाती है तो क्या बोलते हैं? उसको वाद बोलते हैं। जैसे उपनिवेश है, जब एक देश किसी दूसरे देश को गुलाम बनाता है, अपने अधीन करता है, उसको हम उपनिवेश
कहते हैं। तो उपनिवेशवाद जैसे ही लिखेंगे तो एक उपनिवेशवाद क्या बन जाएगी, एक विचारधारा बन जाएगी जो किससे डील करेगी, जब एक देश दूसरे देश को गुलाम बनाता है तो उसे हम उपनिवेशवाद कहते हैं। आजकल आपने वर्ड सुना होगा नव उपनिवेशवाद, मतलब आज नौ मीन्स नया, नए तरीके से आजकल गुलाम बनाया जा रहा है। पहले क्या था कि एक देश आगे दूसरे देश को गुलाम बनाते थे, लेकिन आजकल आर्थिक उपनिवेशवाद हो रहा है। ठीक है, जैसे कि आप इतना किसी को पैसा दे दो कि वो आपका गुलाम बन जाए। जैसे श्रीलंका को चाइना ने इतना पैसा दे रखा है कि वो किसका गुलाम बन चुका है, इनडायरेक्टली आपका चाइना का बन चुका है। पाकिस्तान ने इतना कर्जा ले रखा है चाइना का, को भी एक क्या है, नौ उपनिवेशवाद का आर्थिक रूप से क्या है, एग्जाम्पल है। जैसे मान लीजिए पाकिस्तान का आमदनी 100 रुपये है, कितने रुपए है, 100 रुपये, चाइना ने उसको 1000 रुपये दे दिया है, कितने रुपए, 1000, 1000 नहीं 1 लाख मान लेते हैं, थोड़ा 1000 तो सद भी जाएगा, 1 लाख रुपये उसने कर्जा दे रखा है, किसको, पाकिस्तान को। क्या कभी ये सधा पाएगा, नहीं सधा पाएगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं आर्थिक उपनिवेशवाद। ठीक है, फिर आता है सती, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है सती, और ये कंट्रोवर्सी वर्ड भी है, कंट्रोवर्शियल। देखिए सती का मतलब क्या था, इसकी कहानी कहाँ से शुरू हुई, 510 में, 510 BC के AD के अंदर, हाँ 510 AD के अंदर एक घटना हुई। घटना क्या हुई कि उस समय गुप्ताओं का हमारे भारत में राज था। ठीक है, और उनका एक सेनापति था, उसका नाम था गोपराज। क्या नाम था, गोप राज उस बंदे का नाम था। वो आर्मी का हेड था, सेनापति था। वो गया लड़ने, बेचारा युद्ध तो नहीं जिताया लेकिन खुद शहीद हो गया। फिर इसकी पत्नी को पता लगता है कि यार मेरा पति तो क्या हो गया, शहीद हो गया। इसकी पत्नी ने क्या किया, आग जलाया, उसमें जाके कूद के अपनी जान दे दी, जिसको हम जौहर प्रथा भी कहते हैं। अभी फिल्म आई थी ना, कौन सी, जो एक फिल्म आई थी अभी, उसमें कौन सी फिल्म थी यार, भूल गया उसका नाम, अभी याद आ जाएगा। ठीक है, नाम याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो गोपराज की पत्नी ने क्या किया, सती हो गई। लेकिन सती का यहाँ पे मतलब क्या है, अपने पति के ऊपर मूढ़ विश्वास, उसमें आस्था रखना, उसको हम सती बोलते हैं। अपने पति के लिए समर्पित हो जाना, उसको सती बोलते हैं। ठीक है, लेकिन सती का प्रथा आगे इसको मिसयूज किया गया, इसका इंटरप्रिटेशन था वो गलत कर दिया। इसमें महिलाओं को जिंदा जला दिया जाता था चिता पे। ठीक है, उसको हम सती प्रथा कहते हैं, जो भारत में 1829 में बंद हुई। इसके बारे में थोड़ा पढ़ना, राजा राम मोहन राय का नाम सुना होगा, इन्होंने काफी प्रयास किया। ठीक है, उनकी भाभी को जला दिया गया था, तभी ये सब चीजें हुई थी। ठीक है, दुनिया में ना कहते हैं ना कि हम महान लोग आते हैं पूरी दुनिया को बदलते हैं, अरे कुछ महान नहीं होते। ठीक है, जब अपने ऊपर पड़ती है ना तब पता चलता है। जैसे कि जब सती प्रथा तो बहुत पहले से चल रही थी, लेकिन राजा मोहन राय ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उनके भाभी को ना सती कर दिया गया, जला दिया गया। ठीक है, तो उन्होंने कहा नहीं अब इसको मैं चेंज करूंगा। ठीक है, आपने व्लादिमीर लेनिन का नाम सुना होगा। जब उनके भाई को मार दिया गया, उन्हें सर्बिया भेज दिया गया, तब उन्होंने सोचा था कि हमें क्रांति करना पड़ेगा। गांधी जी को ट्रेन से फेंक दिया था उठा के, तब सोचा था गांधी जी ने कि मुझे आप लोगों ने ट्रेन से फेंका है ना, मैं तुम्हें पूरी दुनिया से फेंकूंगा। तभी ये लोग क्रांति करते हैं या फिर आगे आते हैं। जब अपने पे बीतती है तब पता लगता है कि पुलिस कितनी खतरनाक है ना। वैसे तो कहता है नहीं पुलिस बहुत अच्छा काम करती है ना। इस प्रकार की चीजें होती है। चीजें समझ में आ गई, सत्य का मतलब समझ में आ गया। ठीक है, महिला को जला देते हैं। फिर आता है कि इसमें पढ़ना है क्या पूरे चैप्टर के अंदर, तो हमें पढ़ना है अल बिरूनी के बारे में। किसके बारे में, अल बिरूनी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद उसकी किताब थी किताब उल हिंद। उल का मतलब होता है यहाँ पे द, हिंदी में द लिखते हैं ना, वैसे ही द होता है। ठीक है, किताब अल हिंद भी बोलते हैं इसको। ठीक है, किताब उल हिंद भी बोलते हैं। ठीक है, अल बिरूनी का। ठीक है, ख्वाजा रिम में इसका जन्म होता है, और उस जमाने के अंदर जितने भी एजुकेशन होता है ये लेता है। इसको महमूद गजनवी जो होता है इसको अटैक करके जो अपने यहाँ रखता है, गजनी शहर में रखता है, और ये बहुत बड़ा विद्वान होता है। फिर आता है इब्न बतूता होता है। इब्न बतूता आपने गाना सुना होगा, इब्न बतूता बगल में जूता वाला, आपने गाना 100% सुना होगा। तो ये मोरक्को से आता है। मोरक्को जो है उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप का, मतलब महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप के जो उत्तरी जो हिस्सा है ना, वहाँ पे एक देश है मोरक्को, वहाँ से ये बेचारा चल के आता है। ये बहुत मतलब ऐसा बंदा था, इसको ना कहता था कि मुझे ना बुक्स में कम विश्वास है, मुझे जाके देखने में विश्वास है। किसमें विश्वास है, देखने में ज़्यादा इसको ट्रस्ट है, लेकिन बुक पढ़ के मजे ले लेना। ठीक है, इस प्रकार का बंदा था। इसको जिज्ञासा थी कि दुनिया देखूं, घूमूं मैं भी, है ना। ये बहुत बड़ा विद्वान था अरबी वगैरह के। जब भारत में यात्रा करने आ रहा था, एक जॉब के तलाश में बेचारा आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में इंडिया में आया। और क्या किया था इसने कि यात्रा करने से पहले ना ये पैदल मार्ग से आया, मतलब जमीन के मार्ग से होकर आया। और यात्रा करने से पहले मोहम्मदन था। और ये कहाँ गया था, मक्का गया था, मतलब घूमने के लिए। कहीं अगर निपट गया तो मक्का नहीं आ पाऊंगा, यात्रा करना उसमें बहुत डिफिकल्ट होता था। आज की तरह नहीं फ्लाइट पकड़े और पहुंच गए। ठीक है, तो जिज्ञासा था। फिर आता है फ्रांसवा बर्नियर। जो फ्रांसवा बर्नियर होता है ये फ्रांस का यात्री होता है। कहाँ का यात्री होता है, फ्रांस का। ये बहुत टैलेंटेड आदमी है, ये चिकित्सक भी है, यानी डॉक्टर भी है, हिस्टोरियन भी है, पॉलिटिशियन भी है, डिप्लोमेट्स भी है ना, बहुत सारी चीज़ों को जानता है। ठीक है, ये पूरब और पश्चिम की तुलना करता है। अब यहाँ पे पूरब और पश्चिम क्या है मैं समझाता हूँ, ध्यान से देखते रहिए। यहाँ पे 2 गोले बनाऊंगा। ठीक है, एक गोला ये, इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। क्या बोलते हैं,
उत्तरी ध्रुव, ये क्या है दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, ये क्या है दक्षिणी ध्रुव। अगर आपने इसको ऐसे काट दिया तो उत्तर में गया तो उत्तरी ध्रुव है ना, यानी उत्तरी गोलार्ध बन जाता है, नीचे करोगे तो दक्षिणी गोलार्ध बन जाता है। अब दूसरी पृथ्वी बनाते हैं, अभी दूसरी पृथ्वी अपनी ये है, ये क्या है उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। इधर क्या जाएगा पूरब, क्या है पूरब, इधर पश्चिम, ठीक है। जो यूरोप के देश हैं, जो यूरोप के देश हैं वो कहाँ पर हैं, ये पश्चिम में है। अमेरिका कहाँ है पश्चिम में, लेकिन भारत कहाँ है पूरब में। इसीलिए जो भारतीय उप महाद्वीप है वो क्या है पूरब में, इसीलिए हम इसको बोलते हैं पूरब। हमारे बोलते हैं ना पूरब की संस्कृति, बोलते हैं ना वेस्टर्न हो रहा है। वेस्टर्न का मतलब आप पश्चिम के विचारधारा अपना रहे हैं, लेकिन जब आप पश्चिम देखोगे भारत से तो पश्चिम की दिशा में पड़ता है, इसीलिए हम उसको पश्चिम बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन जैसे ही मान लो कि एक होता है ना थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ना, कि आप देख कहाँ से रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो कि दो बंदे खड़े हैं, दो बंदे खड़े हैं, यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, एक बंदा यहाँ पर खड़ा है। अब बोलो कौन किसके उत्तर में है, पूरब में है। अब ये कहोगे जो बी है ए है वो बी के पूरब में है, ये क्या बोलेगा बी जो है मेरे पश्चिम में है, यानी आप देख कहाँ से रहे हो। लेकिन मान लो एक बंदा बीच में आ गया तो अब ये क्या होगा, इसके पूरब में हो गया, ये इसके पश्चिम होगा, ऐसे कहानी चलती रहती है। तो वो देखना पड़ता है पूरब और पश्चिम। तो पश्चिम का मतलब है यूरोप, क्या है यूरोप, और पूरब का मतलब है एशिया महाद्वीप और अपने भारतीय उप महाद्वीप। तो हमेशा ये भारतीय उप महाद्वीप को कमजोर दिखाता है, तुलना करता है, कहता है देखो यहाँ के लोग कितने गरीब हैं, है ना। खुद बेचारा जो रोजगार के तलाश में आया था और हमें ही गरीब कह रहा था, ठीक है। और फ्रांसवा बर्नियर मतलब काम किया इसने, ठीक है। और ये पूरब और पश्चिम की तुलना करता था। और इसने एक बुक लिखी थी, मुगल एम्पायर में आया था, शाहजहां के टाइम में आया था। इसने एक बुक लिखी ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, काफ़ी फेमस बुक इसकी हुई। फिर आता है अपरिचित समाज की समझ, इसमें समझने में बाधा। अब कहीं जाते हो आप तो क्या क्या समझने, मान लो आप यहाँ से सऊदी अरब चलेगा, चलो सऊदी अरब का एग्जाम्पल लेते हैं, आपको क्या समझ में नहीं आएगा वहाँ पे, वहाँ की कल्चर क्या है भाई, वो सारे शेख बोलेंगे अल्लाह बीबी, तुमको तो बस इतना ही आएगा, ठीक है। उसके बाद वहाँ की जो भाषा है आपको समझ में नहीं आएगी, वहाँ की कल्चर आपको समझ में नहीं आएगी, वहाँ की ऐसी बहुत सारी चीज़ें, वहाँ के जो साहित्य है वो समझ में नहीं आएगा। तो ऐसे ही लोग जो आए थे ना, जो कि अल-बिरूनी था, इन सबको ये चीज़ें समझ में नहीं आती थी कि भाई हो क्या रहा है। ब्राह्मणों की सहायता लेते थे, है ना। जैसे आप लोग कहीं जाते हो नए शहर में तो गाइड का सहारा लेते हो, ठीक है, या फिर वहाँ के लोकल लोग का सहारा लेते हो। उस जमाने में ये सब तो थे, ठीक है। लेकिन मॉडर्न जमाने में आप किसका सहारा लेते हो, ओके गूगल, ठीक है, गूगल अपना काम कर देता है, कहीं गूगल बोलूँ मोबाइल वाला ऑन ना हो जाए, ठीक है। अल-बिरूनी जो था वो जाति व्यवस्था का वर्णन करता है कि यहाँ पे जाति व्यवस्था कैसे है। तो इन्होंने यूरोप की जाति व्यवस्था का तुलना किया है। वहाँ पे यूरोप में जाति व्यवस्था नहीं थी, वहाँ पे एक कल्चर समाज था जिसमें पहले में राजा आते थे, ठीक है, सामंतवादी समाज था। वहाँ पे एक राजा आते थे, फिर सेनापति का वर्ग था, फिर पुरोहितों का वर्ग था, फिर कृषि वाले यानी जो दास होते थे उनका एक वर्ग होता था। तो वो भारत से इसकी तुलना करता है कि जो तुलना नाजायज है, यानी गलत है, यानी भारत के सिस्टम अलग था, वहाँ के सिस्टम बिल्कुल अलग था। फिर आता है इब्न बतूता। इब्न बतूता कहाँ से आते हैं, मोरक्को से आते हैं, ठीक है। मोरक्को कहाँ पर है, अफ्रीका महाद्वीप में एक छोटा सा देश है, उत्तरी अफ्रीका में ये देश है। ये नारियल और पान को देखकर ना कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि इनके यहाँ नारियल नहीं होता और पान नहीं होता। तो नारियल देखता कहता है भैया ये तो पेड़ ना बिल्कुल खजूर की तरह है, लेकिन इसका फल बड़ा विचित्र है, कि मतलब इंसान की शक्ल जैसा है, मतलब नाक है, मुंह है, आँख है, ठीक है। कहता है कि इसके फल जो है खजूर जैसे नहीं है, वृक्ष खजूर जैसा है लेकिन फल बिल्कुल अलग है। इसके अंदर जो माथा के अंदर जो मतलब जो नारियल के अंदर है वो बिल्कुल हमारे दिमाग की तरह है। इस प्रकार की बातें करता है, उसमें पानी है, ये देख के बड़ा खुश होता है। जैसे आपने ड्रैगन फ्रूट देखा है, उसका नाम आजकल मोदी जी ने बदल दिया, कमलम रख दिया, ठीक है। उसके बारे में थोड़ा देखिए। ड्रैगन फ्रूट देख कर हम चौंक जाते हैं ना, भाई कैसा फल है ना। कीवी को देख के हम चौंक जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ वो नहीं होता तो हम नहीं जानते उसके बारे में। फिर ऐसे ही पान के पत्ता देखता है, कहता है यार पान के पत्ता में फूल तो फल तो आते नहीं है, लेकिन इसका यूज होता है। लेकिन ये कैसा है, अंगूरों की तरह है, अंगूर जैसे होते हैं ना इस प्रकार का है। फिर ये भारतीय शहरों के बारे में कहता है, भारतीय जो शहर है ये केवल ये बाजार नहीं है, ये संस्कृति के ही मंच है। यहाँ पे गायन भी होता है, बजायन भी होता है, नृत्य भी होता है, संगीत भी होता है। जो बाजार हैं हरे भरे हैं, हरे भरे के मतलब समृद्धि है, बाजार में हर चीज़ खुला बिकता है, ठीक है। काफ़ी पैसे वाले यहाँ के लोग हैं, मार्केट भी है, इस प्रकार की बातें करता है। संचार प्रणाली से काफ़ी खुश होता है। संचार प्रणाली मतलब कनेक्टिंग प्रणाली जो था उस जमाने में, दिल्ली और आगरा की यात्रा करोगे तो 10 दिन का टाइम लगता था, दिल्ली ग्वालियर में भी 10 दिन लगता था, है ना। मुल्तान और दिल्ली का 50 दिन का टाइम लगता था ना, इस प्रकार की चीज़ें थी। लेकिन उलूक प्रणाली था, ठीक है, उसमें घोड़े से आप संचार करते थे, तो उससे काफ़ी प्रभावित था ये, और कहता था कि काफ़ी अच्छा है कि पूरी दुनिया में ये पहली बार देखता है और काफ़ी जल्दी काम हो जाता है। जो गुप्त सूचनाएं होती हैं राजा को 5 दिन में पहुंच जाता है, इस प्रकार की ये बातें करता है। फिर आता है बर्नियर का अविकसित पूर्व। तो बर्नियर ने गद्दार था, ये क्या था, गद्दार, जिस थाली में खाता था उसी में छेद
करता था। बर्नियर क्या कहता था कि जो पूरब है वो किससे पिछड़ा हुआ है, तो पश्चिम से। पश्चिम मतलब यूरोप से ये पिछड़ा हुआ है। वो क्यों पिछड़ा हुआ था? भूमि का स्वामित्व, जो भूमि का स्वामित्व है मतलब मालिकाना हक, वो किसके पास है? ये राजा के पास है। राजा उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करता है। यहाँ के जो भूमि है वो कटीली झाड़ियों से भरा हुआ है, दलदल है, उत्पादन क्षमता कम है, इस पे किसानों का अधिकार नहीं है, इसीलिए इसका विकास नहीं हुआ है, लोग इस पे निवेश नहीं करते सब। लेकिन ये कहता है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ की मज़ेदार बात है, यहाँ के सभी प्रकार के नगर है, यानी सभी प्रकार के नगर है। यहाँ पे व्यापारिक नगर भी है, धार्मिक नगर भी है, सांस्कृतिक नगर भी है, ठीक है, आपका पॉलिटिकल नगर भी है। हर प्रकार की नगरों की चर्चा करता है। जैसे कि इंडिया में देखो ना, दिल्ली क्या है? पॉलिटिकल नगर है, मतलब एक राजनीतिक शहर है। आपका बनारस क्या है? सांस्कृतिक शहर, धार्मिक शहर। मुंबई क्या है? एक व्यापारिक शहर, बंदरगाह वाली शहर है, ठीक है। अजमेर क्या है? एक सांस्कृतिक शहर है, धार्मिक शहर है, वहाँ पे लोग अजमेर शरीफ में जाते हैं, वो क्या है? मोइनुद्दीन चिश्ती के यहाँ। फिर आता है महिलाएं, दासियां और सती प्रथा, सती तथा श्रमिक, ठीक है। महिलाएं समाज की एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी, ठीक है। और दासियां क्या होती है? गुलाम। क्या है? गुलाम। दासियों का यूज बहुत जगह होता था, दासियों का गुलाम बहुत जगह होता था। जासूस के रूप में ये काम करती थी, ठीक है। ये राजा को हेल्प भी करती थी, है ना, दासियां उन्हें बोलते थे, ठीक है। घरों में काम करती थी, खेतों में काम करती थी, दास और दासियां। आपने कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम सुना है? वो भी क्या था? एक दास था, जिसने कुतुब मीनार बनाया, वो भी एक दास था। किसका? मोहम्मद गौरी का, ठीक है। आपने इल्तुतमिश का नाम सुना, वो भी क्या था? गुलाम था। उसको गुलामों का गुलाम कहते हैं, क्यों? वो कभी किसका गुलाम था? ऐबक का गुलाम, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। आपने रजिया सुल्तान का नाम देखा? वो भी एक गुलाम की बेटी थी, यानी इल्तुतमिश की बेटी थी, तो भी गुलामी हुई, ठीक है। तो इस प्रकार की चीजें चलती रहती है। फिर आता सती प्रथा समझा दिया। श्रमिक मतलब काम करने वाले लोग, ठीक है। तो ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन था, उम्मीद करता हूँ आप पढ़ें। वीडियो देखने से पहले आप तो चैप्टर पढ़ लें, या चैप्टर देखने के बाद वीडियो मतलब बुक जरूर पढ़ें। बुक मतलब पढ़ना है, बुक मैंडेटरी है। वीडियो देखिए या ना देखिए, बुक को आपको पढ़ना है, तभी आपको चीज़ें समझ में आएगी। उस चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, ठीक है। 2-3 पॉइंट पढ़िए, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, इसमें आपको अब लेकर आऊँगा अगला पार्ट, उसमें फिर देखेंगे, पार्ट नंबर 2 आएगा।